राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रचित यह जो है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का परिचय। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला बिहार के जीरादई गांव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। वे पहलवानी घुड़सवारी के शौकीन थे। इनके पिताजी, इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी, यानी अपने पुत्र को घुड़सवारी की भी शिक्षा दी थी और पहलवानी की भी। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ था। वहाँ 8वें, वही सारण जिसे छपरा जिला भी कहा जाता है, अभी सारण जिला जिसको बोलते हैं, तो वहाँ में छपरा में क्या हुआ था, इनका एडमिशन हुआ था छपरा हाई स्कूल में। वार्षिक परीक्षा में वो प्रथम आए और आज स्कूल के आचार्य ने प्राप्तांक से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें दोहरी प्रोन्नति दी, यानी कि उन्हें 8वां से 9वां में के बदले डायरेक्ट 10वां में ले जाया गया। 1902 में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन में परीक्षा में प्रथम आए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में यानी मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम आए। उसके बाद IA किए, BA किए यानी ग्रेजुएशन, BL किए, लॉ किए, ये है ना, वही BL ग्रेजुएशन इन लॉ किए। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। ये सब प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। कहाँ से किया? प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। तो 1911 में वे कलकत्ता में वकील दल में शामिल हो गए। 11 में क्या हो गए? कलकत्ता में वकील दल में शामिल। 16 में पटना में एक अलग न्यायालय का स्थापना हुआ और वे वकालत करने के लिए पटना चले आए। राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। वे संविधान सभा में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। और कलकत्ता में जब वे छात्र थे तब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि बंग भंग आंदोलन उसी समय हो रहा था, जिसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन का ऐलान कर दिया गया था और उसी समय आंदोलन देश में बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसके विरोध में लोग सड़क पर उतर आए थे, मार्च कर रहे थे। तो उसी समय राजेंद्र प्रसाद, जब वह छात्र थे कलकत्ता में जब हुए थे, बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सचिदानंद सिन्हा के सहारा पाकर, महेश नारायण और सचिदानंद सिन्हा जो है संपादक थे बिहार टाइम्स के, इनका साथ पाकर वो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। और राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता के हिंदी विद्वानों की संगति में आए। उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन जीवन भर वो लिखते रहे। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। प्रस्तुत पाठ में भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास का एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की झांकी को पेश करता है, जिससे हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विधा केंद्रों को महानतम स्वरूप में दिखाया गया है। प्राचीन भारतीय शिक्षा और विधा केंद्र, ज्ञान का केंद्र, विधा केंद्र मतलब ज्ञान का केंद्र को महानतम स्वरूप में दिखलाई पड़ता है। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विधा संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। यानी विधा संबंधी सूत्र मतलब ज्ञान संबंधी सूत्र इससे जुड़े हुए थे। पूरा एशिया महाद्वीप के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियां के भेद लुप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि ज्ञान जाति और देश का भेदभाव नहीं देखती है। नालंदा इसका उज्जवल एग्जाम्पल था, दृष्टांत था, एग्जाम्पल था। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वतों और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी।
लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा, यानी ज्ञान का केंद्र बना रहा। ज्ञान उस समय के चेतना, ज्ञान उस समय के जीवन स्तर को उठाने का काम कर रहा था नालंदा पूरे एशिया का। मगध का प्राचीन राजधानी व्यवहार, जो 5 पर्वतों के मध्य बसी हुई गिरिब्रज और राजगीर नामक स्थान में थी। मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार जो 5 पर्वतों के मध्य बसी हुई थी, है ना, गिरिब्रज और राजगीर नामक स्थान में थी। कहाँ थी? प्राचीन राजधानी व्यवहार जो है वह 5 पर्वतों के मध्य बसी गिरिब्रज, जिसे राजगीर भी बोलते हैं गिरिब्रज को, के नामक स्थान में इनका मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगीर के तप्त कुंडों, या राजगीर में बहुत सारा कुंड है, उस मतलब कहने का मतलब राजगीर से 7 मील की दूरी पर है। नालंदा की प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और महावीर के समय तक जाता है, यानी भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के समय तक इनका प्राचीन इतिहास जाता है। यानी महावीर और भगवान बुद्ध कब थे याद कीजिए, तो 563 बीसी ईसा पूर्व, है ना, 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, उस समय की बात हो रही है। कहते हैं कि बुद्ध के समय नालंदा का गांव में प्रावारिकों का आम्रवन था। प्रावारिक मतलब हो गए बौद्ध भिक्षुओं का एक तरह से विहार, है ना, बौद्ध भिक्षुओं का विहार का रहने का जगह था, आम्रवन था। वह बहुत बड़ा जगह था, बगीचा था, आम्रवन था मतलब आम का बगीचा था, जहाँ बौद्ध भिक्षु का पारिवारिक मतलब वहाँ पे रहा करते थे। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। याद रखिएगा कि जैन ग्रंथों के अनुसार क्या बोलता है जैन ग्रंथ, कि नालंदा में ही महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल, यानी गोसाल की भेंट किससे हुई थी? महावीर से हुई थी। उसमें राजगीर का उपग्राम या वाहिरिक मतलब होता है कस्बा, स्थान समझा जाता है। राजगीर को क्या समझा जाता था उस समय? यह नालंदा राजगीर का उपग्राम यानी राजगीर का कस्बा माना जाता था, यानी उतना डेवलप नहीं था। जहाँ महावीर छोटा शहर था, जहाँ महावीर 14 वर्षावास व्यतीत थी। वर्षावास मतलब होता है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में एक नियम है, यह नियम यह है कि एक रात्रि या एक संध्या किसी एक जगह पर नहीं बिताया जा सकता है। कहने का मतलब अगर आज यहाँ है तो अगली संध्या कहीं और होना चाहिए, यानी हर संध्या में हर दिन उसे चलना है, और एक से अधिक संध्या एक जगह पे नहीं बिताया जा सकता है नियमानुसार, उनके नियमानुसार। तो वो क्या करते थे कि हर दिन एक संध्या अगर यहाँ रहे तो अगला दिन दूसरे संध्या में, लेकिन हाँ बरसात के दिनों में वह वर्षावास करते थे। वर्षावास मतलब हो गया कि बरसात का वह 4 महीना किसी एक जगह पर स्थिर होकर वह रहा करते थे। तो राजगीर में 14 वर्षावास जो है व्यतीत किए थे महावीर। सूत्र कीर्तांक के अनुसार नालंदा के धनी नागरिक लेप ने धन धान्य शैया आसन रथ स्वर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया, उनका शिष्य बन गया था। कौन? एक धनी नागरिक था जिसका नाम था लेप। उन्होंने भगवान बुद्ध का स्वागत में बहुत सारा स्वर्ण दिया, सोना दिया, आसन दिया, शैया बिछावन दिया, ये सारा चीज दान के रूप में दिया, और उनका शिष्य भी बन गया। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपूत की जन्मभूमि, है ना, सारीपूत की जन्मभूमि थी। नालंदा किसकी जन्मभूमि थी? तो सारीपूत की जन्मभूमि थी। किसकी थी? तो सारीपूत की जन्मभूमि थी। उनका चैत्य अशोक के समय भी वहाँ था। उनका चैत्य मतलब ठहराव, अशोक के समय भी उनका चैत्य अशोक के समय में भी वहाँ था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। यानी मंदिर बनाकर उसे क्या किया? और अच्छा किया नालंदा को। इस प्रकार नालंदा का प्राचीनतम अनुश्रुति मतलब पुराने ज़माने से जो चीज़ हमारे कानों में आ रही है, सुनते आ रहे हैं, उससे जो पता चलता है कि बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है। यानी नालंदा बुद्ध से भी संबंधित है और अशोक से भी संबंधित, क्यों? अशोक ने वहाँ मंदिर बनवाया, ऐसा कहा जाता है।
किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में इनका जीवन का आरंभ गुप्त काल में हुआ, जिसे गोल्डन एज कहा जाता है गुप्त काल को, उस काल में हुआ, जनरली 6ठी शताब्दी के आसपास हुआ। तारानाथ तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव, तारानाथ तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव, इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है। तारानाथ कौन थे? तो तिब्बत के जो लेखक थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव का दोनों का संबंध, और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिडनाग ने नालंदा में अनेक प्रतिलिपियाँ और के साथ शास्त्रों का विचार किया था, जिसमें सदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान नागार्जुन और आचार्य दिगनाग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ, अपने साथियों या प्रतिपक्षियों, उनके साथ आने वाले लोग जो थे, शास्त्रों पर यहाँ के विचार किया था, शास्त्र के बारे में सोच विचार पढ़ा लिखा था। उसके बाद उसके साथ एक सदुर्जय नाम का विद्वान ब्राह्मण भी आया था, जो कि उच्च कोटि यानी अग्रानी थे, बड़ा अच्छा विद्वान आदमी था। अग्रानी मतलब आगे था, बहुत विद्वान था, सबसे आगे था, जिसका नाम सुना जाता है। अब आते हैं 4ठी शताब्दी में फाहियान आया। फाहियान फा मतलब 5, लेकिन आया था 4ठी शताब्दी में, याद रखिएगा। उन्होंने सारीसूत के जन्म और परिनिर्माण पर निर्मित स्तूप का दर्शन, जो सारीपुत का जन्म नालंदा में हुआ, ऐसा कौन बोले थे? लामा तारानाथ बोले थे। लेकिन उनके जन्म और परिनिर्माण मतलब मृत्यु का स्थान पर निर्मित स्तूपों का दर्शन किए थे, ऐसा फाहियान ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है। किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके बाद में कुछ समय के बाद विशेष रूप से नालंदा विकसित हुआ। 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के समय युआन चांग, जो चाइना से आया था, युआन चांग इस देश में आए तो अपनी उन्नति के शिखर पर था। यह युआन चांग ने जातक कथाओं में हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध, जातक कथा मतलब होता है जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा रहती है। तो उस जातक कथा में लिखा है कि उत्पन्न भगवान बुद्ध की तृप्ति नहीं होती थी, ना अलदा यानी संतुष्टि नहीं मिलती थी। सच तो यह है, उसमें लिखा हुआ है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित है और अनंत है, यानी ज्ञान अनंत है और ज्ञान में बांटना भी अनंत है। ना बांटने वालों को तृप्ति होती है, ना लेने वालों को कभी तृप्ति होती। नालंदा जितना सीखो उतना सिखाती है। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान यानी खुशी से जो दान देते हैं से हुआ था। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से, उदार दान से हुआ था, जिन्होंने अपना धान देकर भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। युआन चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। 7वीं शताब्दी में युआन चांग आया था और उस समय तक क्या हुआ था कि यह सारा चीज़ हो चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय अपना रूप धारण, यहाँ उसमें 6 बड़े विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान। 8वीं शताब्दी में यशोवर्धन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश के मेघों को छूते, यानी बहुत ऊंचा ऊंचा महल, ऊंचा ऊंचा टाइप का इसका विहार है, रहने का स्थान है। इसके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिसमें सुनहरे लाल कमल तैरते थे। लाल लाल कमल चारों ओर सरोवर में थे। बीच में सघन आम्र कुंज की छाया मतलब आम का पेड़ लगा हुआ था। और यहाँ भवनों में शिल्प स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता है, बड़ा अच्छा डिजाइन का वो विहार था। विहार मतलब रहने का स्थान था। किंतु अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ भी वहाँ पर थी। उनमें अनेक प्रकार की अलंकरण मतलब सजावट और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी थी। यूँ तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम मतलब हो गया बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान है, अनेक विहार हैं, किंतु नालंदा सबसे अद्वितीय, सबसे अलग विहार था। चीनी यात्री इति स्यांग के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप मतलब वह बड़ा स्थान जहाँ बहुत सारा लोग रहकर भजन कीर्तन कर सकते हैं, गान बजान कर सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चिंत बना दिए गए थे, यानी धन की चिंता नहीं थी, क्योंकि भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति व्यय के लिए 100 गांवों का आय अक्षय निधि के रूप में
इसे समर्पित की गई थी। तीसयांग के समय यह संख्या बढ़कर 200 गांव तक हो गई थी। नालंदा की खर्चे बर्चे चलाने के लिए 100 गांव, जबकि तीसयांग के समय आते आते यह बढ़कर 200 गांव तक दान में दे दी गई थी, ताकि इसका अतिरिक्त खर्चा बर्चा, नीति प्रति जो भी खर्चा हो उसे चलाया जा सके, विद्यार्थियों आचार्यों को दिक्कत नहीं हो। बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण में, अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। बंगाल के महाराजा धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई से प्राप्त हुई है। उस समय के देवपाल देव और धर्मपाल देव के समय की ताम्रपत्र, धर्मपाल और देवपाल देव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा में खुदाई से प्राप्त हुई। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका एक स्मारक, एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई से मिला है। यह इससे यह ज्ञात होता है कि सूर्यद्वीप मतलब सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट जो हैं श्री बालदेव पुत्र ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की थी कि उनकी ओर से, किनकी ओर से, बालदेव जो शैलेंद्र वंश के शासक थे सुमात्रा के, उनकी ओर से 5 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को और दान दे दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र, मतलब यही सुमात्रा के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। उन 5-9 गांवों की आय प्रज्ञा, प्रमिता आदि, पूजन, चतुर्दश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ, चीवर, भोजन, चिकित्सा, यानी इन सभी चीज़ों में खर्च किया जाता था। उस 5 गांव की आय किनके, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ जो आते थे उनके भोजन, चिकित्सा, शयनसन आदि के व्यय में, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि एवं बिहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। उस 5 गांवों का जो आमदनी होता था, जो शैलेंद्र वंश के शासक शैलेंद्र वंश के शासक जो थे बालपुत्र देव जो किए थे। लेकिन नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघ का धाक समस्त एशिया भूखंड में था। इस मतलब यहाँ के जो भिक्षु संघ है उसका धाक, उसका पहुँच पूरे एशिया भूखंड में था। इस संघ में बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा से प्राप्त हुई, यानी उसी संघ की, आर्य भिक्षु संघ की बहुत सारी मुद्राएं जो है मिट्टी की वहाँ से प्राप्त। नालंदा में का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक और बुद्धि से तैयार किया गया था। उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में सफलता प्राप्त करते थे। मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहाँ पर अनिवार्य थी। शब्द विद्या यानी व्याकरण, जिससे वह सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सके। हेतु विद्या या तर्क शास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि और कसौटी में प्रत्येक बात को परख सके। चिकित्सा विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके, दूसरों को निरोग बना सके। शिल्प विद्या, जिससे एक न एक शिल्प सीखना यहाँ अनिवार्य कंपलसरी था, जिससे छात्र में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता आ सके। उनके चारों के अतिरिक्त एक रुचि के अनुसार लोग धर्म या दर्शन का अध्ययन कर सकते थे। तो यहाँ 5 विषयों का अध्ययन किया जाता था। पहले हेतु विद्या, जिसमें एक आ गया शब्द विद्या, जिसे व्याकरण बोलते हैं हम लोग। तर्क शास्त्र, जिसे हेतु विद्या भी कहा जाता है। चिकित्सा का भी अध्ययन किया जाता था। और इस तरह से विद्यार्थियों को एक कला का भी शिक्षा, शिल्प और कला, आर्ट का भी शिक्षा दिया जाता था। यह कंपलसरी था, क्योंकि इससे क्या होता था, उसे आर्थिक जीवन, ये रुपया पैसा वह कमाएगा तो किससे, तो शिल्प सीखने से, कला सीखने से। और इसके अतिरिक्त वो कंपलसरी था। इसके अतिरिक्त एक ऐच्छिक विषय भी था, जिसे लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। आचार्य शीलभद्र जो थे योग शास्त्र के उस समय के सबसे विद्वान माने जाते थे। उसने सबसे पहले धर्मपाल, है ना, उनसे पहले धर्मपाल इसी संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र जो थे योग शास्त्र मतलब योग से संबंधित जो भी किताबें हैं उनके सबसे बड़े विद्वान, योग विद्या को बताने वाले आचार्य शीलभद्र थे। बड़े विद्वान माने जाते थे, योग के बहुत बड़े जानकार थे। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे। धर्मपाल जो है ये नालंदा के कुलपति थे। कुलपति मतलब हेड थे, कहने का मतलब संचालन करता थे। शीलभद्र ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमति आदि अन्य आचार्य युआनचांग के समकालीन थे। जिसमें युआनचांग अपना देश चीन लौट गए, उस समय अपने भारतीय मित्रों से वैसा घनिष्ठ संबंध रहा। जब वो युआनचांग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र और अन्य भिक्षुओं ने उन्हें यहाँ रह जाने बोले, आप यहीं रह जाइए युआनचांग। लेकिन युआनचांग ने उत्तर
में यह वचन कहे कि यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम ना हो सकना असंभव है। लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म का खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद भी सिद्ध हुआ। यानी वो बोल रहे हैं मैं यहाँ आया हूँ जिस मकसद से उसे पूरा कर चुका हूँ, और महान भगवान बुद्ध के महान धर्म की खोज करने के लिए आया था मैं, और वह मुझे लाभप्रद सिद्ध हुआ। मैं सीख गया हूँ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि मैंने जो भी पढ़ा है उसे दूसरों के हितार्थ में बताऊं, अनुवाद के रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य में भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सकें जिस प्रकार मैं हूँ। बोल रहा है कि जिस प्रकार मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अगर ये शिक्षा मैं अन्य लोगों को भी दूंगा तो वो लोग भी आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा यह उदार विचार तो बोधिसत्व जैसे हैं। बोधिसत्व मतलब जो बौद्ध धर्म में एकदम उस स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं जिस स्थिति में उसे दुनिया का मोह माया से अब मानो तो जीवन रहते हुए वह निर्वाण प्राप्त कर लिए हैं, है ना, मरे भी नहीं, लेकिन अब वह उसे अपने किसी भी चीज़ सब चीज़ों से वह मुक्ति पा लिए हैं। बोधिसत्व वह स्टेज है। मेरा हृदय में तुम्हारी सदशाओं का समर्थन करता है। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंग छन गम्पो ने अपने देश 630 ईस्वी में अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रसार करने के लिए यहाँ के विद्वान थोनिम संभोट को नालंदा भेजा। वहाँ के विद्वान को यहाँ भेजा। कहाँ भेजा? थोमनी संभोट को नालंदा भेजा, जिससे आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य, ऐसा साहित्य जिसमें वेद आदि के और अन्य कर्मकांडों की शिक्षा सरल रूप में दी जाती है। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य का भी अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? तो थोमनी संभोट ने। और इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण में उस देश गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख जो हेड थे वो कमलशील थे, वो तिब्बत गए। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथ और संस्कृत साहित्य को तिब्बती में अनुवाद किया, और इसी प्रकार तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया, और स्नेह मतलब धीरे धीरे वहाँ के निवासियों को भी बौद्ध धर्म दीक्षित किया, यानी सिखाया। उन लोगों को बौद्ध धर्म अपनाना सिखाया, उन्हें भी बौद्ध धर्म में उन्हें लाया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 में तिब्बत के बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। इन विद्वानों ने आचार्य पद्म संभव और दीपशंकर श्री ज्ञान अतिशी का नाम उल्लेखनीय है। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया यानी इंडोनेशिया जिसे बोलते हैं, मध्य एशिया की कला पर डाला। नालंदा का कांस्य मूर्ति अत्यंत सुंदर और प्रभावोत्पादक है, यानी बड़ा ही प्रभावी है। विद्वानों का अनुमान है कि कुर्कहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली में प्रभावित है। वस्तुतः नालंदा का सर्वांगीण उन्नति उस समय समन्वित साधना का फल था, जो शिल्प विद्या, शब्द विद्या एवं धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में शामिल करने से संभव हुई। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल में इस संबंध में शिक्षा लें। कला, शिल्प और साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा फिर से पुनः स्थापित करें। ये हमारा उद्देश्य है कि नालंदा फिर से अपने प्राचीन गौरव को क्या करे, प्राप्त करे। तो ये इसी के साथ यह पाठ खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों।